हेलो एवरीवन। तो चलिए आज के 10 क्वेश्चन देखते हैं। एम्पियर सेकेंड इज द यूनिट ऑफ 2013 में पूछा गया क्वेश्चन एसएससी के। तो देखिए यहाँ पर एम्पियर सेकेंड, आपको पता है एम्पियर क्या होता है बेटा। एम्पियर होता है ये, दिस एम्पियर इज इक्विवेलेंट टू कूलम पर सेकेंड, क्योंकि ये क्या करंट का यूनिट है ना। और करंट क्या होता है, चार्ज प्रति सेकेंड। तो चार्ज का यूनिट और टाइम का यूनिट है ना। चार्ज कितना भाई, कूलम, और टाइम का कितना हो गया, सेकेंड। तो यहां से कॉलम किसके इक्विवेलेंट हो गया, कॉलम हो गया एम्पियर सेकंड के, एम्पियर सेकंड के। हो गया कि नहीं भाई, कॉलम एम्पियर सेकंड के। तो यहाँ पर एम्पियर सेकंड किसके भाई इक्विवेलेंट है, एम्पियर सेकंड जो है ना चार्ज का यूनिट है ना, क्योंकि इक्विवेलेंट किसके है, कॉलम के। और कॉलम किसके यूनिट होता है, चार्ज का। तो एम्पियर सेकंड किसके, किसका यूनिट है, चार्ज का यूनिट है। 1 BOT यूनिट इज, BOT का फुल फॉर्म क्या होता है, बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट, BOT यूनिट, बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट। ये एनर्जी का यूनिट होता है। इसका मतलब क्या होता है, 1000 आपका वोल्ट एम्पियर आवर। वोल्ट एम्पियर को हम क्या बोलते हैं भाई, वाट। 1000 वाट आवर, और इसी को हम क्या बोलते हैं, 1 किलो वाट आवर। तो 1 BOT किसके बराबर होता है, 1 किलो वाट आवर। ओके, 1 किलो वाट आवर। समझ आ गया ना। 1000 वोल्ट एम्पियर आवर, वोल्ट एम्पियर किसके बराबर होता है भाई, वाट के, है ना, होता है कि नहीं भाई। और किसके बराबर होता है, V इंटू आई, वाट इक्वल्स टू V वोल्ट एम्पियर। वोल्ट एम्पियर किसका यूनिट होता है, पावर का। तो वाट आवर, ठीक है ना। तो वाट किसके, वोल्ट एम्पियर किसके बराबर हो गया, वाट के, वाट आवर। 1000 वाट आवर, और 1000 क्या बनेंगे भाई, 1 किलो, 1 किलो वाट आवर। दो क्वेश्चन बहुत छोटे छोटे 2013 में पूछे गए, इसको हमने देख लिया। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, यहाँ पर क्या है, थोड़ा सा लॉजिकल क्वेश्चन है। क्या है, वी हैव 3 रेजिस्टेंसेस ईच ऑफ वैल्यू 1 ओम, 2 ओम एंड 3 ओम। हमारे पास क्या है, 3 रेजिस्टेंसेस हैं। उदाहरण के लिए R1 हमने मान लिया 1 ओम का, R2 मान लिया हमने 2 ओम का, और R3 मान लिया हमने 3 ओम का। अब क्वेश्चन क्या है, इफ ऑल द 3 रेजिस्टेंसेस आर टू बी कनेक्टेड इन सर्किट, किसी सर्किट में इनको कनेक्ट किया जाना है, हाउ मेनी डिफरेंट वैल्यूज ऑफ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आर पॉसिबल, कितने भिन्न भिन्न तरीके के डिफरेंट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस यहाँ पर पॉसिबल है, ये क्वेश्चन है यहाँ पर। तो देखिए डिफरेंट आपके इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पॉसिबल कब होंगे, जब डिफरेंट प्रकार से इनके कॉम्बिनेशन किए जाएंगे। तो हमें यहाँ पर सोचना क्या है कि कितने प्रकार से इनका कॉम्बिनेशन किया जा सकता है। हमारे पास 3 प्रतिरोध है, 3 रेजिस्टेंस है, R1 R2 R3। R1 किसके बराबर है, 1 ओम के बराबर है। R2 किसके बराबर है, 2 ओम के बराबर है। R3 किसके बराबर है, 3 ओम के बराबर है। और क्वेश्चन यह है कि हम इनको जब डिफरेंट डिफरेंट तरीके से अगर इनका कॉम्बिनेशन हम निकालें तो कितने प्रकार से कॉम्बिनेशन बन सकता है, टोटली ये क्वेश्चन है। तो चलिए इसको हम थोड़ा सा एनालाइज करने का कोशिश करते हैं लॉजिकली, आप भी सोचने का प्रयास करिएगा। हमारे पास क्या है कि R1 है, R1 है, R2 है, R3 है। अब देखिए ध्यान से बेटा, पहले तो हम क्या कर सकते हैं, तीनों को ही हम, हमारे जो तीनों है ना, तीनों को हमने सीरीज में कनेक्ट कर दिया। ये क्या आ गया, R1 R2 R3। या फिर ये पहला हो गया। दूसरा प्रकार क्या हो सकता है कि हम तीनों को क्या करते हैं कि पैरेलल में कनेक्ट कर देते हैं। तीनों को हमने क्या किया, तीनों को हमने पैरेलल में कनेक्ट कर दिया। ये दूसरा तरीका हो सकता है। तीसरा तरीका, अब देखिए तीसरे तरीके में ध्यान क्या देना है। तीसरे तरीके में क्या करेंगे, हम किसी दो को सीरीज में लगाएंगे, है ना। किसी दो को सीरीज में लगाएंगे और एक जो बचेगा ना, उसको हम क्या करेंगे, पैरेलल कर देंगे। तो हम देखिए हमने यहां पर क्या किया, ये जो R1 है ना और R2 है ना, R1 और R2 इसको सीरीज में लगा करके R3 को हमने पैरेलल कर दिया। चौथा तरीका क्या हो सकता है भाई, इसी प्रकार से दो को सीरीज रखेंगे, एक को पैरेलल। अब क्या कर देते हैं, R1 R3 हम सीरीज कर देते हैं, R2 को क्या कर देते हैं, पैरेलल कर देते हैं। पांचवा प्रकार क्या हो सकता है भाई, R1 R2 सीरीज में हो गए, R1 R3 सीरीज में हो गए, अब R2 R3 को सीरीज में कर देते हैं, R2 R3 सीरीज में हो गया और R1 इसके पैरेलल में हो गया। ये पांचवा। छठे में हम क्या करते हैं
कि दो को पैरेलल में लगा करके एक को सीरीज में करते हैं। जैसे हमने क्या है कि यहां पर R1 और R2 को हम क्या कर देते हैं, पैरेलल में लगाते हैं R1 R2, और इनके कॉम्बिनेशन को एक के साथ हम सीरीज कर देते हैं R3। अब यहां देखिए, यहां भी तीन प्रकार से लग सकता है। ये छठा सातवां क्या हो जाएगा भाई, ये R1 R2 था ना, R1 R3 कर देते हैं, R1 R3 पैरेलल में, और इनका जो इक्विवेलेंट आया उनको हम क्या कर दिया सीरीज में, किसके साथ भाई, R2 के साथ। और जो आठवां प्रकार होगा वो क्या होगा, अब देखिए यहां पर R1 R2 हो गया, R1 R3 हो गया, कौन बचा, R2 R3 बचा पैरेलल में। तो यहां पर R2 और R3 को हमने पैरेलल में लगा दिया, और कॉम्बिनेशन को हमने R3 के साथ, सॉरी R1 के साथ सीरीज में लगा दिया। तो टोटल 8 प्रकार के कॉम्बिनेशन डिफरेंट हम यहां पर ले सकते हैं। कितने प्रकार के, 8 प्रकार के। यहां पर ये R1 है, R2 है, R3। कोई बच्चा बोलता है कि सर यहां पर हमने दो को सीरीज में लगाया, क्यों नहीं एक और को सीरीज में लगाया भाई, तो ये काम तो हमने पहले ही कर दिया है। दो को सीरीज में लगा के तीसरे को भी सीरीज में लगा दे, लॉजिकली आप सोचोगे तो ये काम तो हमने कर ही दिया। यहाँ पर दो को पैरेलल में लगा के तीसरे को भी पैरेलल में लगा देते, काम हमने यहाँ पर कर ही दिया। तो यहाँ पर डिफरेंट, इससे ज्यादा कॉम्बिनेशन यहाँ पर नहीं बन पाएंगे। आप भी थोड़ा सा क्या है कि सबको धीरे धीरे है ना एनालाइज करना। तो कितने 8 प्रकार से, डिफरेंट 8 प्रकार से हम क्या है कॉम्बिनेशन बना सकते हैं, जिसको हमें धीरे धीरे यहाँ पर समझने का प्रयास। इससे ज्यादा कॉम्बिनेशन नहीं बन सकता है, क्योंकि इसमें हम जब और दो को पैरेलल करके एक को सीरीज किया, हमने तीन को पैरेलल करेंगे तो भाई एक तो बचेगा ही नहीं, तीन को पैरेलल करेंगे तो एक काम हमने पहले ही कर दिया। यहाँ पर कोई बच्चा बोला कि नहीं हमने दो को सीरीज करके एक को पैरेलल किया, क्यों ना तीन को सीरीज करें, तो चौथा पैरेलल के लिए बचेगा नहीं, तो तीन को सीरीज करें तो जो बचेगा वो तो ये यहाँ पर हो ही गया है। इस प्रकार से क्या है कि टोटल 8 प्रकार से हम यहाँ पर कॉम्बिनेशन बना सकते हैं। तो हमारा ये क्वेश्चन था, क्वेश्चन हमारा था क्या था, क्वेश्चन था कि कितने प्रकार से, वी हैव 3 रेजिस्टेंसेस ईच ऑफ वैल्यू 1 ओम, है ना, ईच ऑफ वैल्यू 1 ओम, 2 ओम एंड 3 ओम। If all the 3 resistances are to be connected in circuit, सभी को सर्किट में कनेक्ट करना है, how many different values of equivalent resistances are possible, कितने हो पॉसिबल यहाँ पर, 8 प्रकार से। ठीक है ना, 2003 में पूछा, 2013 में पूछा गया है। 14 नंबर क्वेश्चन देखिए, 3 माइक्रोफैराड कैपेसिटेंसेस आर इन सीरीज, 3 माइक्रोफैराड के 3 कैपेसिटेंस सीरीज में कनेक्टेड हैं। एक 6 माइक्रोफैराड कैपेसिटर इज इन पैरेलल विद दिस सीरीज अरेंजमेंट। ठीक है ना, जो सीरीज अरेंजमेंट है 3 माइक्रोफैराड का, जैसे हमारे पास 3 कैपेसिटर हमारे सीरीज में कनेक्टेड है, कितने के, 3 माइक्रोफैराड, 3 माइक्रोफैराड, 3 माइक्रोफैराड के। और क्या है कि ये जो कॉम्बिनेशन है ना, ये कॉम्बिनेशन सीरीज पैरेलल में है किसके साथ, एक 6 आपका जो है ना 6 माइक्रोफैराड का एक कैपेसिटर है, उसके साथ ये पैरेलल में है ना, 6 माइक्रोफैराड का कैपेसिटर है, उसके साथ ये पैरेलल में। अब देखिए 6 कितना है, 6 माइक्रोफैराड का है। अब देखिए इसका इक्विवेलेंट क्या निकलेगा भाई, इस तीनों का पैरेलल क्या होगा, तीनों का पैरेलल हमने मान लिया यहां पर एक इक्विवेलेंट, और ये 6 तो है ही आपका 6। अब इस तीनों का पैरेलल क्या होगा भाई, तो इसका पैरेलल हम निकल लेते हैं, सी इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, 1/c। 3 है हमारे और तीनों बराबर है, हम मान लेते हैं सी कितना आपका 3, तो ये भी सी है, ये भी सी है, तीनों सी है, 1/c प्लस 1/c प्लस 1/c। क्योंकि पैरेलल का तो फॉर्मूला ये होता है ना, जब सीरीज का फॉर्मूला तो ये होता है ना, जब आपके कैपेसिटेंस सीरीज में कनेक्टेड होते हैं तो 1/c इक्विवेलेंट इक्वल्स टू क्या होता है, 1/c1 प्लस 1/c2 प्लस 1/c3। यहाँ पर C1 C2 C3 तीनों बराबर है, इसलिए हमने इसका कॉमन नाम दे दिया C। तो क्या लिखा, 1/c प्लस 1/c प्लस 1/c। तो ये कितना आ गया आपका 3/c, आ गया 3/c। तो C इक्विवेलेंट कितना आ गया हमारा, C/3, और C हमारा कितना है 3 माइक्रोफैराड बाई 3, तो ये कितना आ गया 1 माइक्रोफैराड। तो ये तो हमारा क्या 1 माइक्रोफैराड, और ये कितना आ गया, ये तो है ही आपका 6 माइक्रोफैराड। अब पैरेलल में तो ऐड हो जाते हैं ना, आपके कैपेसिटेंस पैरेलल में ऐड हो जाते हैं, तो कितना कैपेसिटेंस हमारा आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा हमारा 7 माइक्रोफैराड का कैपेसिटेंस आ जाएगा। ठीक है बेटा, धीरे धीरे ये बहुत अच्छा तरीका है। एक्चुअली क्या है कि जब मेथड्स ऑफ लर्निंग की जब चर्चा होती है, आपके बताऊं टीचिंग एजुकेशन में, टीचिंग फील्ड में, तो एक बहुत ही अच्छा तरीका माना जाता है कि लर्निंग वाइल सॉल्विंग प्रॉब्लम्स। ठीक है ना, बहुत अच्छा तरीका होता है। और इस आधार पे वाले में आपके सोम सीरीज के बहुत सारे बुक्स भी आते हैं, पब्लिश भी होते हैं, पूरे वर्ल्ड में फेमस हैं। आपका क्या है कि सीखने का, लर्निंग का एक बहुत अच्छा तरीका क्या है कि प्रॉब्लम सॉल्व करिए। आप प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे और इस प्रकार से करेंगे कि उसमें जितने कॉन्सेप्ट आ रहे हैं उसको अच्छा से आप अगर रिवाइज करते जाएंगे तो इस प्रकार से भी लर्निंग बहुत अच्छी होती है।
तो ये भी तरीका होता है लर्निंग का। और हम इन सब जो हमारा सीरीज हमने निकाल रखा है, ठीक है ना, इसमें ये जो सीरीज हमारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का PYQ, तो ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का जो हमारा सीरीज है ना, इसमें हम क्या है कि इसी तरीके के आधार पर सीखने का प्रयास कर रहे हैं कि लर्निंग वाइल सॉल्विंग प्रॉब्लम्स, है ना, थ्रू सॉल्विंग प्रॉब्लम्स, प्रॉब्लम को सॉल्व करके सीखना। अब देखिए 2014 का एक क्वेश्चन है हमारा, क्या क्वेश्चन, द एसआई यूनिट ऑफ कंडक्टिविटी। देखिए यहां पर कंडक्टिविटी लिखा है, कंडक्टेंस नहीं लिखा है। कंडक्टेंस क्या होता है आपका, रेजिस्टेंस का उल्टा होता है। रेजिस्टेंस का यूनिट क्या होता है भाई, ओम। तो कंडक्टेंस का क्या होगा, पर ओम, ठीक है। या फिर इसको क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं भाई, मोह बोलते हैं, MHO, मोह बोलते हैं कि नहीं, इसको ओम बोलते हैं, पर ओम, मोह। और हमारी जो रजिस्टिविटी होती है, रजिस्टिविटी रो, इसका यूनिट क्या होता है भाई, इसका यूनिट होता है ओम मीटर। तो कंडक्टिविटी रजिस्टिविटी का क्या होता है, उल्टा, है ना। कंडक्टिविटी क्या होता है, रजिस्टिविटी का उल्टा, 1/सिग्मा। तो ये कितना हो जाता है, 1/, तो भाई ये तो हो जाता आपका, इसको हम क्या बोल देते हैं भाई, इसको हम अगर ऐसा कर दें, ऐसा आ जाता है, इसी को हम ऐसा कर देते हैं, कितना आ गया ये, मो पर मीटर। ऑप्शन 4 जो है ना यहां पर, ये सही है, ठीक है ना बेटा। रजिस्टिविटी, कंडक्टिविटी, रेजिस्टेंस, कंडक्टेंस, ये सभी दिमाग में आपके होना चाहिए। चलिए टेस्ला, टेस्ला किस चीज का यूनिट होता है, ये होता है मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, फ्लक्स डेंसिटी, फ्लक्स डेंसिटी, फ्लक्स डेंसिटी का यूनिट होता है। तो जैसा कि इसका नाम है, इसको कई बार मैग्नेटिक फील्ड भी हम बोलते हैं। थोड़े से दो चार इसके नाम आपके क्या है कि आपके इसके यूज होता है, जैसे मैग्नेटिक फील्ड बोल दिया गया, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी बोल दिया गया, ठीक है ना। तो ये फ्लक्स डेंसिटी क्या होता है, फ्लक्स डिवाइडेड बाय क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द आपका कंडक्टर वेयर द फ्लक्स इज मूविंग। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक कंडक्टर है, ओके बेटा, और इसमें क्या है कि हमारा फ्लक्स फ्लो हो रहा है, फ्लक्स फ्लो हो रहा है फाई। इस फाई का यूनिट कितना है, वेबर। फाई का यूनिट क्या होता है, वेबर। और इस कंडक्टर का क्रॉस सेक्शनल एरिया, ये किसमें लिखेंगे हम इसको, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मीटर स्क्वायर में। तो यहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड जो है ना आपका, ये तो फ्लक्स हो गया, मैग्नेटिक फील्ड जो है यहां पर होगा ना बी, बी ये क्या होता है आपका फाई डिवाइडेड बाई एरिया, है ना। तो आपका फाई डिवाइडेड बाई एरिया मतलब वेबर। अब यूनिट के टर्म्स में बात करने थे, वेबर मीटर स्क्वायर। और इसी को हम क्या बोलते हैं, टेस्ला। क्या बोलते हैं, टेस्ला। ये जो लिखा गया टेस्ला, तो टेस्ला किसके बराबर है, वेबर पर मीटर स्क्वायर, है ना, वेबर पर मीटर स्क्वायर, है ना। ऑप्शन बी इज ट्रू। कितना जल्दी हमने 6 क्वेश्चन देख लिए और आई होप आपको समझ में भी आ रहा होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है यहां पर, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 क्या, 4 रेजिस्टेंसेस आर 2 ohm, 4 ohm, 5 ohm, 20 ohm, they are connected in parallel, the equivalent resistance। कुछ भी नया नहीं है, सभी क्या है कि एक साल में, मैं अगर आपको बताऊं बेसिक कॉन्सेप्ट से, हर एक साल कम से कम 4-5 क्वेश्चन पूछे गए। और सभी क्वेश्चन इतने इजी हैं कि आप थोड़ा सा अगर आप उसको अपने दिमाग में रख लो, प्रैक्टिस कर लो, तो बन जाएंगे। वहां पर स्पीड जरूर मैटर करता है। अब देखिए यहाँ पर क्या है कि हमने ऐसा बना दिया, ये R1 है, ये क्या R2 है, ये क्या है R3 है, ये क्या है R4 है। हमारे पास 4 प्रतिरोध हैं, सबका वैल्यू दिया गया है। इसका वैल्यू कितना है भाई, 2 ओम। इसका वैल्यू कितना है, 4 ओम। इसका वैल्यू कितना है, 5 ओम। इसका वैल्यू कितना है, 20 ओम। ओके, अब हमने क्या किया, एक काम करते हैं, हम दो दो को पहले एक बार क्या है कि इक्विवेलेंट निकालते हैं, इस दोनों का अलग निकालते हैं, इस दोनों का अलग निकालते हैं, 2 और 4 का निकाल देते हैं इक्विवेलेंट, और 5 और 20 का निकालते हैं। तो हमारा फॉर्मूला क्या होता है, रेजिस्टेंस हमारे पैरेलल में अगर होते हैं तो क्या होता है फॉर्मूला इक्विवेलेंट का, R1 इंटू R2 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2। अगर R1 और R2 आपके पैरेलल में है तो उसका फॉर्मूला इक्विवेलेंट का क्या होता है, यही तो फॉर्मूला होता है भाई। R1 और R2 आपके पैरेलल है तो ये फॉर्मूला होता है R इक्विवेलेंट का। तो हमारा इस केस में R इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, इस केस में 2 और 4 का R इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, 2 गुना 4 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 4, कितना हो जाएगा 8/6, कट के आ जाएगा कितना 4, 4/3। और ये इस दोनों का 5 और 20 का कितना हो जाएगा, 5 इंटू 20 डिवाइडेड बाई 5 प्लस 20। तो ये कितना हो जाएगा भाई, 5 इंटू 20 कितना होता है, 5 इंटू 20 100, और कितना हो जाएगा 25, ये आ गया 4। तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, हमारे पास 2 इक्विवेलेंट मिल गए, एक तो कितना मिल गया 4/3 का, और एक मिल गया हमारा 4 का। हमने यहाँ पर इतना कॉम्बिनेशन किया। अब क्या है कि फाइनली हम इसको निकाल देते हैं। अब इस दोनों का पैरेलल कितना हो जाएगा, 4/3 इंटू 4, और 4/3 प्लस 4,
कितना हो गया 16/3 ऊपर आ गया न्यूमरेटर, है ना। और कितना हो जाएगा, ये 12 हो जाएगा, 16/3 आपका नीचे भी आ गया, कैंसिल हो गया, कितना आ गया 1, तो इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा इसका 1 ओम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, कॉइल विथ सर्टेन नंबर ऑफ टर्न्स हैज, देखिए लास्ट लेक्चर में भी एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन पूछा गया था, है ना। जो हमारा पार्ट 1 था ना, पार्ट 1 में भी ये क्वेश्चन नंबर 10 जो था ना, यही था। और ये क्वेश्चन मैंने नहीं बनाया है, ये क्या है कि एक ही ढंग के क्वेश्चन यहाँ पर रिपीट हो जाते हैं। बहुत आपसे बता रहा हूँ, बहुत गेट जैसा कोई डेप्थ एग्जाम नहीं है, बस प्रैक्टिस की आवश्यकता है, आपको हौसला बनाना है, ये चीज आपके लिए इम्पॉसिबल नहीं है ना, आप कर सकते हैं बेटा। आप कोई बच्चा, चलिए बच्चों में दिक्कत कहां जाती है कि उनको विश्वास ही नहीं होता कि हम कर पाते हैं, हम कर लेंगे, है ना। होना क्या पड़ेगा आपको, आपको होना क्या पड़ेगा, आपको पूरे सिलेबस का नॉलेज रखना पड़ेगा, और एग्जाम के समय खासकर पूरे सब्जेक्ट का नॉलेज तो रखना ही पड़ेगा, सब आपके दिमाग में होना चाहिए। डेफिनेटली आप विश्वास करिए, आप एसएससी जेईई का प्री निकल जाएगा। हाँ, कन्वेंशनल के लिए थोड़ा सा क्या है कि आपको लिखने की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, और प्री निकालने की आपकी क्षमता अगर है तो भाई आप, सिंपल सी बात है, प्री निकालने की क्षमता है तो कॉन्वेंशनल का भाई आधा से ज्यादा तो नॉलेज आपको ही बस लिखने, प्रेजेंटेशन का आपको थोड़ा सा स्किल डेवलप करना पड़ेगा। कुछ कुछ ऐसे पोर्शन जो आपके प्री, जो थियोरेटिकल थे, है ना, जो आपने प्री में नहीं पढ़े हैं, तो उसको थोड़ा सा प्रैक्टिस करना पड़ेगा। तो बहुत डिफिकल्ट एग्जाम नहीं है। और सबसे बड़ी बात आपको बता दूं इस सबके बाद कि क्या है कि आप इन सब क्वेश्चन की अगर प्रिपरेशन कर रहे हैं एसएससी जेईई के लिए, भाई जेईई बनना है ना, एसएससी जेईई बन जाइए तो बहुत अच्छी बात है ना। अगर इनकेस अगर आप एसएससी जेईई बनना है तो इस सब क्वेश्चन को सॉल्व करके क्या है कि आप आरआरबी या फिर स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड या डिफरेंट आपके जो जेईई के एग्जाम होते हैं ना, कहीं ना कहीं आप तो जेईई बन ही जाएंगे। इसलिए क्या करना कुछ नहीं है, हमने क्या 10-10 क्वेश्चन डेली बनाकर डाल रहे हैं, कोई 10-15 मिनट का वीडियो एक बनता है, बहुत बड़ा वीडियो नहीं बनता है, 20 मिनट का ही बन गया भाई। सीखना है तो धीरे धीरे, लर्निंग इज स्लो प्रोसेस, लर्निंग कभी फास्ट नहीं होती, जो लर्निंग फास्ट होती है वो टिकता नहीं दिमाग में, ये सिंपल सी ये सच्चाई है लर्निंग की। आप बहुत फास्ट सीख लीजिए, देखिएगा आप दिमाग में निकल जाएगा। तो धीरे धीरे आप हम सीख रहे हैं, है ना। मैं आपसे चर्चा ही कर रहा था कि क्वेश्चन यहाँ पर रिपीट हो रहे हैं, देखिए यहाँ पर क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, अ कॉइल विथ सर्टेन नंबर ऑफ टर्न्स हैज अ स्पेसिफाइड टाइम कांस्टेंट। एक हमारे पास कॉइल है, कॉइल का मतलब क्या है, इंडक्टर, है ना। इंडक्टर जो है ना हमारे पास, उसका, उसमें कुछ आपके टर्न है, सर्टेन नंबर ऑफ टर्न आर देयर इन द कॉइल, एंड उस कॉइल का टाइम कांस्टेंट क्या है, कुछ खास है ना, टाइम कांस्टेंट है। अगर हम क्या है कि उस कॉइल का हमने नंबर ऑफ टर्न बदल दिए, तो उसका जो टाइम कांस्टेंट है, उस इंडक्टर का जो टाइम कांस्टेंट है, वो पहले वाले टाइम कांस्टेंट के कितना गुना होगा, उससे छोटा हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, यही ये क्वेश्चन है। तो देखिए यहां पर मैंने एक फॉर्मूला आपके, है ना, आप नोट डाउन कर लीजिएगा, इस फॉर्मूला को मैंने लिख दिया है। थोड़ी सी क्या इस फॉर्मूला पे और मैं एक दो बात आपको बता दूं। देखिए क्या है कि इंडक्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, ये इंडक्टेंस हमने मान लिया, ये इंडक्टर हमने मान लिया, ये हमारा क्या है, इंडक्टर है। और इस इंडक्टर का लंबाई कितना है, एल है। इंडक्टर में जो कंडक्टर लगा है उसकी लंबाई की बात नहीं कर रहे हैं, इंडक्टर की लंबाई की बात कर रहे हैं। और इंडक्टर में मान चलिए नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं, एन है। और इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया, इसका रेडियस, रेडियस मान लेते हैं, रेडियस, रेडियस यहां से यहां तक होगा कि नहीं, इसका गोलाकार है तो रेडियस यहां से यहां तक होगा कि नहीं। रेडियस मान लीजिए कितना, इतना इसका आर है। तो देखिए इसका जो रेडियस आर है, तो इसका फॉर्मूला क्या आता है, इसका फॉर्मूला, इंडक्टेंस का फॉर्मूला आता है, इंडक्टेंस इक्वल्स टू म्यू एन स्क्वायर, ठीक है बेटा, म्यू एन स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई एल। जहां पर ए क्या होता है आपका, ये जो ए होता है ना, ए क्या होता है, ए होता है पाई आर स्क्वायर। इस प्रकार से फॉर्मूला हम ऐसा भी लिख सकते हैं, एल इक्वल्स टू म्यू एन स्क्वायर पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई एल। ठीक है, आप तो इस फॉर्मूला को याद रखिए, क्योंकि ये याद करना आसान है। म्यू एन स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई एल, जहां पर ए क्या है, क्रॉस सेक्शनल एरिया, जो किसके बराबर होगा, पाई आर स्क्वायर के बराबर होगा। और एल क्या आपका, लेंथ ऑफ द क्वाइल, क्वाइल के अंदर जो कंडक्टर लगे हैं ना लपेटे, उसका लेंथ नहीं, क्वाइल का लेंथ। ठीक है बेटा। अब देखिए यहां पर क्या है कि ये फॉर्मूला ना कुछ अलग प्रकार से भी कहीं आपको देखने को मिल सकता है, आप कंफ्यूज ना हो वहां पर, इसलिए हम थोड़ी सी चर्चा और यहां पर करेंगे। और वो चर्चा ये करेंगे, इनकेस मान के चलिए आपका, है ना, आपका फॉर्मूला कुछ ऐसा लिखा गया है, एल इक्वल्स टू म्यू पाई म्यू एन स्क्वायर स्मॉल एन स्क्वायर
पाई आर स्क्वायर एल। तो ये फॉर्मूला भी आपका सही है, ये फॉर्मूला भी क्या है आपका सही है, ठीक है ना। इसको भी नोट डाउन कर लीजिए, कैसे सही मैं आपको बताता हूं। यहां पर एन जो है ना, एन क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। ऑफ द कॉइल, पर यूनिट लेंथ ऑफ द कॉइल। इस कॉइल के लिए स्मॉल एन किसके बराबर होगा, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ कितना होगा, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ कितना होगा। यहां पर तो नंबर ऑफ टर्न्स कितने हमने मान रखे हैं यहां पर एन, ये क्या है टोटल नंबर ऑफ टर्न है ना, जितने भी यहां से यहां तक एल लेंथ में, और इसकी लंबाई कितनी है एल, एन किसके बराबर होगा एन बाई एल। तो देखिए इस फॉर्मूला में अगर मैं क्या है कि ऐसा लिख दूं म्यू एन बाई एल का स्क्वायर पाई आर स्क्वायर एल, कितना, इतना नहीं आएगा, म्यू एन स्क्वायर पाई आर स्क्वायर एल डिवाइडेड बाई एल स्क्वायर, और ये कितना आ जाएगा म्यू एन स्क्वायर पाई आर स्क्वायर को हम ए मान लेते हैं ए, और एल से ये कट जाएगा तो एल आ गया कि नहीं। फॉर्मूला इतना ही यहां पर लिखा हमने। तो सबसे बेहतर फॉर्मूला ये है, आप याद रख लीजिए। बस यहां पर याद क्या रखना है कि एन जो है ना, एन क्या आपका, एन क्या आपका, एन जो है ना नंबर ऑफ टर्न्स, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ नहीं है। ये थोड़ी सी बात आपको याद रखना है, क्योंकि मालूम है कई बार क्वेश्चन ऐसे पूछे जाएंगे ना और इसी से मिस्टेक हो जाएगी। तो थोड़ी सी जो बारीकियां है ना वो भी तो सीखना जरूरी है। ये क्या आपका क्रॉस सेक्शनल एरिया है, एल क्या है लेंथ ऑफ द कॉइल, न कि कॉइल के अंदर जो कंडक्टर है उसका लेंथ है ना, लेंथ ऑफ द कॉइल, ये याद रखना है। उसके बाद म्यू क्या आपका बताएगा, परमेबिलिटी, इसके अंदर जो आपका मीडियम है ना, मीडियम की परमेबिलिटी, अगर क्या यहाँ पर एयर है या वैक्यूम है तो ये किसकी म्यू किसके बराबर होता है, म्यू नॉट के बराबर होता है, ठीक है। अगर मान लीजिए यहाँ कोई मटेरियल रखा हुआ है तो म्यू किसके बराबर होता है, म्यू कम लिखते हैं म्यू आर इंटू म्यू नॉट, रिलेटिव परमेबिलिटी, परमेबिलिटी ऑफ द फ्री स्पेस वैक्यूम। ये क्या परमेबिलिटी ऑफ द मीडियम, कोई मीडियम, क्या अगर एयर के केस में म्यू आर कितना हो जाता है 1, तो म्यू किसके बराबर होता है म्यू नॉट। तो एयर के केस में जो हमारा अगर कोई कॉइल है, कॉइल के अंदर एयर है तो उसका हमारा, ये हमारा कॉइल है, इसकी लंबाई कितनी मान ली हमने बेटा, हमने इसकी लंबाई हमने एल मान ली, रेडियस कितना एम आर मान लिया, ठीक है। तो क्रॉस सेक्शन एरिया कितना हो गया ए इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स कितने एन, और यहां पर क्या है एयर, तो इसका फॉर्मूला कितना आ जाएगा, इसका फॉर्मूला एल आ जाएगा आपका म्यू नॉट एन स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई एल, है ना, क्योंकि यहां पर जो मीडियम है ना अंदर, ये क्या आपका एयर है, एयर के लिए म्यू आर कितना हो जाता है 1, म्यू आर जब 1 हो जाता है तो म्यू किसके बराबर हो जाएगा, म्यू नॉट के। तो ये जनरल फॉर्मूला है, ठीक है। ये मानते हुए कि इसके अंदर क्या है कि एयर नहीं कोई मीडियम है, अगर आप एयर मानेंगे तो म्यू आर क्या हो जाएगा 1, तो म्यू किसको इससे रिप्लेस करेंगे म्यू नॉट से, तो ये फॉर्मूला आ जाएगा, ठीक है बेटा। तो देखिए यहां पर ये बात हमने चर्चा कर ली। अब क्या है कि देखिए हमारा क्वेश्चन क्या है, हमारा क्वेश्चन ये है कि ये जो हमारा कॉइल है ना, कॉइल किसी न किसी कंडक्टर का बना है, कंडक्टर का, उस कंडक्टर का कोई ना कोई रेजिस्टेंस होगा, तो वो जो रेजिस्टेंस और इसका इंडक्टेंस एल बाई आर, ये किसके बराबर होता है, इस कॉइल के टाइम कांस्टेंट के बराबर होता है। और टाइम कांस्टेंट क्या होता है ये भी आपको पता होगा, टाइम कांस्टेंट वो होता है कि जब इसको हम चार्ज करें, है ना, जब इस कंडक्टर को हम चार्ज करें, कंडक्टर क्या करेगा, अपने एनर्जी, अपने अंदर मैग्नेटिक फील्ड में एनर्जी को स्टोर करेगा। जैसे कैपेसिटर क्या करता है, अपने अंदर इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड में एनर्जी को स्टोर करता है, और आपका कंडक्टर क्या, इंडक्टर क्या करता है, ये मैग्नेटिक फील्ड में एनर्जी को स्टोर करता है, जिसको बोलते हैं चार्ज हो गया। ओके बेटा, क्या बोलते हैं, चार्ज हो गया, ठीक है। तो जब ये चार्ज होता है ना, तो फाइनली जितने करंट को लेकर से चार्ज होता है, ये क्या है कि करंट को बढ़ने नहीं देता, हमने लास्ट लेक्चर में देखा था, करंट को बढ़ने नहीं देता। तो फाइनली जितने करंट पे चार्ज होगा ये फाइनली, ठीक है, समझ में आ रहा है बेटा। तो देखिए वहां पर क्या है, हम ऐसा कह सकते हैं कि वो फाइनल जो करंट है ना, जिस फाइनल अमाउंट से वो चार्ज होगा, उस फाइनल अमाउंट के 63% एक टाइम कांस्टेंट में क्या हो जाता है, वो चार्ज हो जाता है। पहले टाइम कांस्टेंट क्या हो जाता है, वो पहले टाइम कांस्टेंट में 63% चार्ज हो जाता है, ठीक है। कहना मतलब क्या है कि वो फाइनली 10 एम्पियर करंट उसमें फ्लो होना है, तो उसका जो पहला टाइम कांस्टेंट होगा ना, उसमें कितना 6.3 आपका एम्पियर से वो चार्ज हो जाएगा, कितना 6.3 एम्पियर से चार्ज हो जाएगा, समझ में आ रहा है कि नहीं। और टोटल लगभग 5 टाइम कांस्टेंट वो लेता है, ये याद कर लीजिए आप। टोटल एक जो इंडक्टर है ना, 4 से 5 टाइम कांस्टेंट ना आपका लेता है फुल चार्ज होने में। कैपेसिटर भी क्या करता है, 4 या 5 टाइम कांस्टेंट लेता है फुल चार्ज होने में, ठीक है ना। कैपेसिटर के केस में आपका टाइम कांस्टेंट क्या होता है भाई, वहां पर क्या होता है, टाउ इक्वल्स टू आरसी,
है ना। यहाँ पे क्या हो गया एल बाई आर, ये थोड़ा याद रखना है। इंडक्टर का टाइम कांस्टेंट क्या होगा, इंडक्टिव सर्किट का, है ना, जिसमें इंडक्टेंस और रेजिस्टेंस आपके सीरीज में कनेक्टेड है। यहाँ पर रेजिस्टेंस तो आपको दिख नहीं रहा है, कंडक्टर के अंदर कोई ना कोई रेजिस्टेंस होगा कि नहीं। तो यहाँ पर टाउ जो टाइम कांस्टेंट वो किसके बराबर होता है, एल बाई आर। और आरसी सर्किट में टाइम कांस्टेंट कितना होता है, आरसी के बराबर होता है। तो इसको याद रखना है। एक टाइम कांस्टेंट मींस फुल अमाउंट का 63% चार्ज हो जाएगा, ठीक है। और आपसे कितने टाइम कांस्टेंट लगते हैं पूरे चार्ज होने में, 4 से 5। ये 2-3-4 बातें जो आपको दिमाग में रखना है, ठीक है। समझ आ गया बेटा, यहां तक आपको समझ में आ गया। चलिए अब इसके बाद से क्या है कि यहां पर ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है कि हमारे जो कॉइल है ना, कॉइल में सर्टेन नंबर ऑफ टर्न्स है और इस कॉइल का टाइम कांस्टेंट दिया गया है, ठीक है। और नंबर ऑफ टर्न को हम क्या करेंगे, डबल कर देंगे, तो टाइम कांस्टेंट क्या होगा। अब देखिए यहां पर क्या है कि क्वेश्चन में हमने लास्ट क्लास में भी किया था, फॉर्मूला हमने देख ही लिया। एल किसके समानुपाती है, एन स्क्वायर के। और जो रेजिस्टेंस होता है ना वो किसके समानुपाती होता है, एन के। लेकिन लास्ट क्लास में मैंने बोला था, अभी मैं बोल दूं, ये एन के समानुपाती तब होता है जब हमने कॉइल का ना रेडियस चेंज किया ना लंबाई चेंज किया, सिर्फ नंबर ऑफ टर्न चेंज कर दिए। हमने ना ही इसकी रेडियस चेंज की ना ही इसकी ये लंबाई चेंज की। जब नंबर ऑफ टर्न ज्यादा किया, इसका मतलब कहीं ना कहीं ज्यादा कंडक्टर लपेटा हमने। कंडक्टर जो जिस कंडक्टर से हमने बनाया उस कंडक्टर की लंबाई तो बढ़ गई ना भाई, कॉइल की लंबाई नहीं बढ़ी, कॉइल का रेडियस भी नहीं बढ़ा। मतलब जितना बड़े आपका सर्कल बन रहा था उतना ही बड़ा बाद में सर्कल हमने बनाया, ठीक है। सर्कुलर कॉइल आपके बने, ठीक है। और साथ ही साथ क्या है कि कॉइल जितना लंबा था उतना ही लंबा अभी भी है। नंबर ऑफ टर्न बढ़ गया, मतलब नंबर ऑफ टर्न क्या हो गया, घनत्व उसका बढ़ गया, टर्न का घनत्व बढ़ गया। तो कहीं ना कहीं लंबा कंडक्टर उसको लगा कि नहीं बनाने में, तो कितना कंडक्टर लंबा लगा। तो आपका क्या है कि जितने आपके क्या है कि आपने जिस टाइम से टर्न को बढ़ाया उसके समानुपाती आपने टर्न दोगुना कर दिया, इसका मतलब क्या है कि दोगुना आपके कंडक्टर की लंबाई लगी होगी। तो यहां पर क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स के आपके क्या है, समानुपाती, ठीक है। तो यहां पर और हमारा देखा हमने टाउ किसके बराबर है, एल बाई आर। एल किसके समानुपाती होता है, एन स्क्वायर के। आर किसके समानुपाती होता है, एन के। हमने लिख दिया K1 एन स्क्वायर और K2 एन, है ना, क्योंकि समानुपाती होता है K1 एन स्क्वायर। K1 K2 तो क्या हो गया आपके कांस्टेंट हो गए, हमने इसको K3 लिख दिया। ये एन क्या है, टाउ किसके बराबर हो गया, K3 एन। इसका मतलब टाउ किसके समानुपाती है, एन के। टाउ एन के समानुपाती, इसका मतलब क्या है कि जब हम क्या नंबर ऑफ टर्न डबल करेंगे तो टाइम कांस्टेंट भी क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या आ गया, बी। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, फाइंड आर ए बी, फाइंड आर ए बी फॉर द सर्किट शोन इन द फिगर। ये जो सर्किट आपको दिख रही है ना, इसके लिए आर ए बी निकालना। आर ए बी जो आपका टर्मिनल है ना, इस टर्मिनल के रेस्पेक्ट में आपको क्या निकालना है, इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। रेस्पेक्ट में कहने का मतलब क्या होता है कि हम मान लें यहां से करंट फ्लो हो रहा है और यहां से करंट निकल रहा है, या फिर यहां से करंट फ्लो हो रहा है और यहां से निकल रहा है। रेस्पेक्ट का मतलब यहां पर यही होता है। दो टर्मिनल हम मानते हैं ना, दो टर्मिनल कहने का मतलब क्या हुआ कि ये हमने टर्मिनल माना, इसका मतलब क्या है कि यहां से करंट निकले और यहां से करंट इंटर हो और यहां से निकले, तो उसको कितना प्रतिरोध क्या है कि का सामना करना पड़ेगा, या फिर यहां से इंटर करे और यहां से निकले तो कितने प्रतिरोध का सामना करना पड़ेगा, ये बात हमें निकालना है। तो देखिए यहां पर क्या है कि हम इस सर्किट को थोड़ा सा आपके सुविधा के लिए फिर से रीड्रॉ में कर रहा हूं। ये ए है, ए पॉइंट हमने यहां बना दिया। अब देखिए मैं इसको ऊपर बना रहा हूं, ये हमने यहां बना दिया 30, इस पॉइंट पर हम पहुंच गए। फिर मैं इसको बना देता हूं 15, ठीक है। कहां पहुंच गया मैं यहां पहुंच गया। इसके नीचे मैं बना देता हूं 10, ये तो 15 वाला हो गया, ये हम यहां पहुंच गए, ठीक है। इसके नीचे बना दिया मैंने 10। फिर ये क्या है कि आपका इस पॉइंट से लेकर के 20 है, इसको मैंने यहां बना दिया 20, ये 10 वाले से आगे जुड़ गया यहां पर। और यहां से लेकर यहां तक क्या आपका 50, और ये पॉइंट कौन सा हो गया आपका बी। अब देखिए करंट जब यहां से इंटर करेगा और यहां से निकलेगा, करंट यहां से इंटर करेगा तो देखिए हमारा जो व्हिटस्टोन ब्रिज आपने देखा होगा, इसको हम बोलते हैं पी, इसको बोलते हैं क्यू, इसको बोलते हैं आर, इसको बोलते हैं एस। अगर पी बाई क्यू आर बाई एस के बराबर है तो हम क्या बोलते हैं, हमारा ब्रिज क्या, बैलेंस्ड। और बैलेंस्ड ब्रिज का मतलब क्या होता है कि ये जो दोनों पॉइंट है ना, इस दोनों पॉइंट के बीच में कितना विभवांतर है, कितना पोटेंशियल डिफरेंस है, 0। अगर ब्रिज बैलेंस है तो ये 0। हम पहले देखते हैं कि क्या यहां पर भी पी बाई क्यू आर बाई एस का भाई रेशियो बराबर है, पी बाई क्यू जितना और आर बाई एस बराबर है। तो पी कितना है यहां पर 30, क्यू कितना है 15, आर कितना है यहां पर 20 और एस कितना है 10।
कितना आ गया 2 बराबर 2। यस, बात तो सही है। इसका मतलब ब्रिज हमारा क्या है, बैलेंस। ब्रिज अगर बैलेंस, इसका मतलब कि इस दोनों पॉइंट के बीच में कोई विभवांतर नहीं है, कोई विभवांतर नहीं है, तो यहां जो रेजिस्टेंस है इसमें क्या करंट फ्लो होगा, कोई करंट फ्लो नहीं होगा। विभवांतर होगा तभी तो करंट फ्लो होगा। अगर करंट फ्लो होगा ही नहीं तो इसका क्या महत्व है, क्या सार सकता है। इसका मतलब क्या है, करंट इधर से आएगा इधर निकल जाएगा, इधर से आएगा इधर निकल जाएगा, इधर करंट जाएगा ही नहीं। तो क्या है, यहां से जो करंट घुस करके यहां से निकलेगा ना, उसके रास्ते में तो रेजिस्टेंस आ ही नहीं रहा है, प्रभाव ही नहीं दिखा रहा है। तो ये क्या है कि यहाँ पर जो हम इक्विवेलेंट निकालेंगे ना, उसमें क्या है कि इसकी कोई सार्थकता नहीं है, ये मीनिंगलेस है। अगर इसको मीनिंगलेस निकालें तो हमारा सर्किट ऐसा बन जाता है, हम इसको ए मान लेते हैं, सर्किट हमारा कैसा बन जाता है, सर्किट हमारा ऐसा बन जाता है, ऐसा सर्किट बन जाता है। ये कितना हमारा 30, ये कितना हमारा 15, ये कितना हमारा 20, ये कितना है 10। अब इसका मैं इक्विवेलेंट अगर निकालूं तो इस दोनों का इक्विवेलेंट क्या होगा, जुड़ जाते हैं आपके 35 हो जाएंगे। ये कितने हो जाएंगे भाई, ये 30 है, ये 15 है, 30 और 15 कितने होते हैं 35, 20 और 10 30। अब देखिए इसका इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा भाई, एक तो बन जाएगा ऊपर, एक बन जाएगा नीचे, ऐसा कुछ आ जाएगा। ए और बी, ये कितना आ गया 35, सॉरी 45, 30 और 15 45 होते हैं बेटा, सॉरी। और ये 30, 45 और 30 का इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, तो इसका इक्विवेलेंट, ये तो पैरेलल में हो गया है ना, तो कितना निकलेगा इसका इक्विवेलेंट, इसका इक्विवेलेंट आ जाएगा आपका आर इक्विवेलेंट, आर इक्विवेलेंट हो जाएगा आपका 45 इंटू 30, R1 इंटू R2 डिवाइडेड बाई 45 प्लस 30। तो ये हो जाएगा आपका 45 इंटू 30 डिवाइडेड बाई 75। 75 से डिवाइड करेंगे भाई, 5 से कर 15 से कर देते हैं तो कितना आ जाएगा 5, ये कितना आ जाएगा 3, 5 इसको करेंगे तो 6, 6 3 18। तो 18 ओम का आपका क्या आएगा, 6 इंटू 3 18 ओम का प्रतिरोध इसका इक्विवेलेंट आएगा। बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चन है, अगर आप इस ट्रिक को नहीं अपनाएंगे तो फिर क्वेश्चन बनाना मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन जो हमारे इस लेक्चर का, इस पार्ट का, वो क्या है कि इफ रेजिस्टेंस इज 20 ओम एंड इंडक्टेंस इज 2 हेनरी। देखिए 2014 में क्वेश्चन पूछा गया, और 2014 में ही आपका एक और क्वेश्चन पूछा गया था टाइम कांस्टेंट पे। ठीक है ना, अब देखिए यहाँ पर टाइम कांस्टेंट पूछा गया, इफ रेजिस्टेंस इज 20 ओम एंड इंडक्टेंस इज 2 हेनरी इन आरएल सीरीज सर्किट। आरएल सीरीज सर्किट मींस ऐसे सर्किट में, ठीक है, द टाइम कांस्टेंट ऑफ द सर्किट विल बी, सर्किट का टाइम कांस्टेंट कितना हो जाएगा, सर्किट का टाइम कांस्टेंट हो जाएगा कितना, पता है सर्किट का टाइम कांस्टेंट हो जाएगा टाउ इक्वल्स टू एल बाई आर। एल कितना है हमारा, एल हमने लिया है 2, आर किया है 10, सॉरी आर कितना 20, कितना आ जाएगा 1/10, 1/10 0.1 सेकेंड। ऑप्शन क्या आपका सी यहाँ पर ट्रू है। ओके, तो आज के लेक्चर में इतना ही, अब अगले लेक्चर में मिलते हैं, तब तक के लिए अपना केयर करिए, खूब ढंग से पढ़ाई करिए बेटा। ओके, टेक केयर, बाय।